Hello students, Namaste. You are most welcome to 12th class chemistry English medium. Friends, अपना टॉपिक 6 चल रहा है मेटलर्जी वाला और इस टॉपिक में हम मेटल के प्योरीफिकेशन के सभी जितने भी मेथड्स थे उनको फिनिश कर चुके हैं। और प्योरीफिकेशन का जो लास्ट मेथड हमने प्रीवियस वीडियो में स्टडी किया था वो था क्रोमेटोग्राफी। इसके बाद स्टूडेंट्स टॉपिक लगभग फिनिश होने को है और इसमें आपको बस मेटल के कुछ एक्सट्रैक्शन पढ़ने हैं, ठीक है ना। तो आपको आज मैं यहाँ पर स्टडी कराने जा रहा हूँ एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन। देखो आयरन मेटल की मेटलर्जी किस प्रकार से करते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर चीज़ें जो ध्यान में रखनी है वो क्या है, आपको ध्यान में रखना है कि डिफरेंट स्टेप्स मेटलर्जी के कौन कौन से थे, है ना। और उन्हीं स्टेप्स के अकॉर्डिंग हमको मेटलर्जी करनी किसकी, आयरन की। तो आयरन की मेटलर्जी करने के लिए हम स्टार्ट करते हैं इसके डिफरेंट स्टेप्स को, ठीक है ना। तो देखो अब हम करते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन। तो स्टूडेंट्स अपनी आज का जो टॉपिक है वो क्या है, एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ऑक्साइड ओर। ऑक्साइड ओर से ही करेंगे। इसके और ओर जो होते हैं मोस्टली क्या है, मेन जो ओर है इसका ऑक्साइड ही तो है। तो देखो एक्सट्रैक्शन के जो हमारे पास स्टेप्स हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक कर लेते हैं ओर्स ऑफ आयरन। आयरन के ओर्स कौन कौन से हैं, तो बताओ कौन कौन से। हेमेटाइट कौन सा है पहला, मेन जो ओर है वो क्या है, हेमेटाइट। हेमेटाइट फॉर्मूला क्या है, Fe2O3। और दूसरा ओर हमने आपको क्या बताया था, लिमोनाइट, ठीक है ना। लिमोनाइट, लिमोनाइट का फॉर्मूला क्या होता है, इसके अंदर थोड़ा सा मॉइस्चर आ जाता है, किसके अंदर, लिमोनाइट के अंदर, ठीक है ना। वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। और एक कौन सा होता है, आयरन पायराइटिस। आयरन पायराइटिस FeS, सल्फाइड ओर भी होता है इसका एक। तो ये तो आयरन के ओर्स है। इसमें से मेन ओर कौन सा है, ये मेन है हेमेटाइट, ठीक है ना। मेन ओर्स कौन सा है, हेमेटाइट वाला। तो आपको क्या करना है, मेटलर्जी करनी है इसकी। तो मेटलर्जी के लिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने क्या देख लिए, आयरन के डिफरेंट ओर्स देख लिए। अब इसकी मेटलर्जी स्टार्ट करते हैं। मेटलर्जी के जो डिफरेंट स्टेप्स थे उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या था, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग यही तो स्टेप था पहला। और क्रशिंग और ग्राइंडिंग के थ्रू आप लोग क्या करते थे, जो ओर है उस ओर को हम जॉ क्रशर की हेल्प से स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट करेंगे। और जॉ क्रशर से जब स्मॉल पीसेस आ जाएंगे तो फिर उसको कहाँ पर ट्रांसफ़र कर देंगे, स्टैम्प मिल के अंदर। फिर उसे पाउडर्ड फॉर्म में आप ऑब्टेन कर लेते हो। यही तो था ना, समझ आ रहा है ना। तो क्रशिंग और ग्राइंडिंग जो स्टेप्स है उसके थ्रू इसको हम क्या कर लेंगे, पाउडर्ड फॉर्म में ऑब्टेन कर लेंगे। क्रशिंग का मतलब तो क्या होता है कि जो इसके लार्ज पीसेस होते हैं हेमेटाइट के, उनको स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट करना। और ग्राइंडिंग का मतलब क्या होता है, ग्राइंडिंग करते हैं हम किस में, स्टैम्प मिल के अंदर। तो स्टैम्प मिल में जब ग्राइंडिंग करते हैं तो आपको पाउडर फॉर्म में ये ओर्स ऑब्टेन हो जाता है, ठीक है ना। तो देखो मैं इस प्रोसेस को नोट कर देता हूँ आपको, जो आपको एग्जाम में अगर ये पूछा जाए क्वेश्चन तो नोट करनी है। तो देखो प्रोसेस यहीं पे लिख दूंगा मैं सारी चीज़ें, ठीक है ना, प्रोसेस के अकॉर्डिंग। तो देखो हेमेटाइट और इज क्रस्ड, हेमेटाइट और इज क्रस्ड with
हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प से क्रश करोगे इसको बताओ? हेल्प ऑफ जॉ क्रशर्स, जॉ क्रशर्स, जॉ क्रशर्स की सहायता से आपने इसको क्या कर लिया? क्रश कर दिया, ठीक है ना। एंड द ओर इज कंसंट्रेटेड बाय, एंड बाय स्टैम्प मिल obtained it in powdered form, powdered form, ठीक है ना। फर्स्ट स्टेप हो गया अपना। अब इसका क्या करेंगे? कंसंट्रेशन करेंगे। अब ये जो हेमेटाइट ओर है ये आयरन का है, और आयरन के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं, तो आप कौन सा मेथड यूज़ करोगे कंसंट्रेशन के लिए? मैग्नेटिक सेपरेशन करेंगे ना। कौन सा यूज़ करें? मैग्नेटिक सेपरेशन, ठीक है ना। तो देखो, द ओर इज कंसंट्रेटेड बाई, कंसंट्रेटेड बाई मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, ठीक है ना। मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड के थ्रू इसका क्या कर लेंगे आप? कंसंट्रेशन कर लेंगे। क्लियर है ना? जिसके द्वारा क्या करोगे? बाय विच गैंग इज सेपरेटेड, बाय विच, कैसी गैंग होंगी बताओ? नॉन मैग्नेटिक, बाय विच नॉन मैग्नेटिक गैंग इज सेपरेटेड। अब आपको क्या करना है बताओ? भाई कंसंट्रेशन कर लिया, कंसंट्रेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या था? अब आपको क्या करना है? जो भी आपके पास ओर है उस ओर को आपने चेंज करना है ऑक्साइड फॉर्म में, और ऑक्साइड फॉर्म में चेंज करने के लिए आप लोग कौन सा प्रोसेस यूज़ करोगे? या तो कैल्सिनेशन करो या फिर रोस्टिंग करो, ठीक है ना। तो अगर ये और अगर आपका ऐसा है कि इसमें कुछ कार्बोनेट्स वगैरह की इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट है तो आप कैल्सिनेशन कर दो, ठीक है ना। और कुछ गैसियस इम्प्योरिटीज जैसे सल्फ़र की, आर्सेनिक की या फॉस्फोरस की, ये गैसियस अगर इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है तो आप इसका क्या कर दो? रोस्टिंग कर दो, ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि स्टूडेंट्स, ये सल्फाइड और भी प्रेजेंट होता है, इसलिए इसकी रोस्टिंग भी हो सकती है, क्योंकि रोस्टिंग में मैंने आपको बताया था ना कि मोस्टली किसके लिए यूज़ किया जाता है? सल्फाइड ओर के लिए किया जाता है। तो इसके पास एक सल्फाइड ओर भी है और इसके पास क्या है? ऑक्साइड ओर भी है। तो कैल्सिनेशन भी हो सकता है इसका, और क्या हो सकता है? रोस्टिंग भी हो सकता है, ठीक है ना। अगर इसके अंदर मॉइस्चर प्रेजेंट है, ठीक है, अगर इसके अंदर मॉइस्चर, तो चलो मैं यहीं पे लिख देता हूँ, इफ मॉइस्चर एंड कार्बोनेट्स प्रेजेंट, मॉइस्चर एंड कार्बोनेट्स, कार्बोनेट्स वगैरह की कोई इम्प्योरिटीज और मॉइस्चर की इम्प्योरिटीज, कार्बोनेट्स इम्प्योरिटीज वर्ड भी लिख दूँ क्या? चलो लिख देता हूँ, इम्प्योरिटीज। मॉइस्चर और कार्बोनेट की इम्प्योरिटीज प्रेजेंट हैं तो क्या कर दोगे? कैल्सिनेशन कर दोगे। आर प्रेजेंट देन फर्स्टली, तो पहले क्या कर दोगे? कैल्सिनेशन। देन फर्स्टली कैल्सिनेशन ऑफ द ओर, कैल्सिनेशन ऑफ ओर, ठीक है ना। फर्स्ट तो आपको कैल्सिनेशन कर दो, इसका इज डन। अब क्या करना है?
अब अगर इनके अंदर कोई गैसियस इम्प्योरिटीज़ भी प्रेजेंट है इसमें, और गैसियस इम्प्योरिटीज़ किसकी हो सकती है, फास्फोरस की, सल्फ़र की, आर्सेनिक की, तो अब आप क्या कर दोगे, इसका रोस्टिंग भी कर दो, क्योंकि एक ही तो वो फर्नेंस है रिवर वेटरी, उसी में तो कैल्सिनेशन करना है, उसी में रोस्टिंग करना है। सिर्फ यहाँ पर डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस इसी चीज़ का तो है, अगर उसके अंदर आप एयर पास नहीं कर रहे हो तो कैल्सिनेशन हो रहा है, और अगर उसके अंदर एयर पास कर दी तो रोस्टिंग हो जाएगी। समझ आ रही है ना बात। तो कुछ भी करें हम, लेकिन इम्प्योरिटीज़ को हमको यहाँ पर क्या करना है, रिमूव करना है, ठीक है ना। आफ्टर दिस, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, आफ्टर दिस, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, एयर की प्रेजेंस में, और इज रोस्टेड, और इज रोस्टेड इन रिवर बरेटरी फर्नेस, रिवर बरेटरी फर्नेस के अंदर इसको क्या कर देंगे आप, रोस्टिंग कर दो, कैल्सिनेशन कर दो, जिसके कारण क्या हो जाएगा, ड्यू टू सल्फर, आर्सेनिक, फॉस्फोरस इम्प्योरिटीज आर एक्सपेल्ड आउट, ड्यू टू विच phosphorus, sulfur, arsenic impurities, phosphorus, sulfur, arsenic impurities are expelled, ठीक है ना, निकल गई ये सारी इम्प्योरिटीज निकल गई। और अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो आपका ऑक्साइड, ये जो ओर है वो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, ठीक है ना, ड्यूरिंग दिस FeO चेंज इनटू Fe2O3, और ये जो आयरन का ऑक्साइड है ये थर्ड ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा। तो करो चेंज, एक रिएक्शन नोट करनी पड़ेगी हमको यहाँ पर, 4FeO + O2 = Fe2O3, ठीक है ना, ये वाली रिएक्शन। तो ये प्रोसेस होगी बच्चों। इस प्रोसेस में आपने क्या क्या किया है बताओ, इस कंप्लीट प्रोसेस में आपने इसमें मैंने कितने स्टेप्स को यूज कर लिया, सभी स्टेप्स को मैंने अलग अलग नहीं लिखा है, एक प्रोसेस पर डाल दिया और उसके अंदर सारे काम कर दिए। फर्स्ट में तो आपने क्या कर लिया, क्रशिंग और ग्राइंडिंग कर ली जॉ क्रशर और स्टाम्प मिल की हेल्प से। उसके बाद ओर का कंसंट्रेशन कर दिया मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड से, ठीक है ना। मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड से कंसंट्रेटेड करने के बाद जो ओर आपको ऑब्टेन हुआ है, फिर आपको वो कहाँ पर ले जाना है, रिवर बरेटरी फर्नेस में। उसका फर्स्ट तो कैल्सिनेशन कराइए, क्यों, अगर उसके अंदर कोई मॉइस्चर वगैरह प्रेजेंट है तो कैल्सिनेशन करा दीजिए। कार्बोनेट मॉइस्चर की कोई इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है तो कैल्सिनेशन करा दिया। इसके बाद उसका रोस्टिंग भी करा दें, क्यों, क्योंकि उसके अंदर हो सकता है कुछ गैसियस इम्प्योरिटीज प्रेजेंट हो, लाइक फॉस्फोरस, सल्फर, आर्सेनिक, ठीक है ना। इसके बाद वो जो आपके पास ओर है वो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ओर का ऑक्साइड आपके पास ऑब्टेन हो चुका है, ठीक है ना। अब ऑक्साइड के ओर का आपको क्या करना है, एक्सट्रैक्शन करना है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। तो आप स्टूडेंट्स वीडियो को पॉज करिए और यहाँ तक नोट करिए। नेक्स्ट स्टेप में लेके चलते हैं ओर के ऑक्साइड को। अब देखो क्या करना है आपको, ये जो आपके पास ऑक्साइड ऑफ ओर यहाँ पर ऑब्टेन हुआ है, इस ऑक्साइड्स ओर से हमको मेटल फॉर्म में मेटल्स ऑब्टेन करनी है, ठीक है ना। अब मेटल फॉर्म में मेटल ऑब्टेन करने के लिए हम इनका इस ऑक्साइड ओर का रिडक्शन भी करा सकते हैं, रिडक्शन से भी इसमें ऑब्टेन करते हैं ना। ये मेथड्स बताए थे ना आपको, 2 टाइप्स के मेथड बताए थे। तो इसमें क्या करते हैं स्टूडेंट्स कि हम इसका पहले क्या करते हैं, स्मेल्टिंग करते हैं। क्या करते हैं, स्मेल्टिंग करते हैं। तो देखो नेक्स्ट स्टेप में डाल रहा हूँ स्मेल्टिंग, थर्ड।
स्मेल्टिंग। अब देखो और का जो ऑक्साइड है उसका स्मेल्टिंग हमको करना है। तो स्मेल्टिंग करने के लिए स्टूडेंट्स यहाँ पर हम एक फर्नेस का यूज़ करते हैं और उसका नेम है ब्लास्ट फर्नेस। ठीक है ना। इस ब्लास्ट फर्नेस में हम आयरन का जो ऑक्साइड ओर है उसका क्या करते हैं, स्मेल्टिंग करते हैं। ठीक है ना। तो ये ब्लास्ट फर्नेस कैसी होती है और इसके अंदर हम किस प्रकार से इसका स्मेल्टिंग कर सकते हैं ये चेक करते हैं। तो थोड़ा सा आप ब्लास्ट फर्नेस को चेक कर लो जिससे आपको पता लगे कि ब्लास्ट फर्नेस में अपने को क्या काम करना है। ठीक है ना। रोस्टेड ओर इज सब्जेक्टेड टू रिडक्शन। तो देखो नेक्स्ट प्रोसेस में रोस्टेड ओर इज सब्जेक्टेड टू रिडक्शन। और रोस्टेड ओर का अब आपको क्या करना है, रिडक्शन करना है। ठीक है ना, क्योंकि आपको मेटल फॉर्म में मेटल ऑब्टेन करनी है ना। रिडक्शन विद कार्बन इन ए ब्लास्ट फर्नेस। कार्बन के साथ अब रोस्टेड ओर का आपको रिडक्शन करना है ब्लास्ट फर्नेस में। कौन से प्रोसेस में, स्मेल्टिंग वाले स्टेप के अंदर। ठीक है ना, विच इज नॉन एज स्मेल्टिंग, विच इज नॉन एज स्मेल्टिंग। इसको क्या बोलोगे आप, स्मेल्टिंग बोलेंगे। ठीक है ना। तो देखो स्टूडेंट्स, ब्लास्ट फर्नेस कैसी होती है, ये एक स्टील से बनी होती है। देखो ब्लास्ट फर्नेस जो होती है ना बच्चों, वो विशालकाय होती है, बहुत बड़ी होती है। ये स्टील से बनी होती है और इसके अंदर जो ब्रिक्स यूज की जाती हैं वो ब्रिक्स, इसको मतलब ब्लास्ट फर्नेस को फॉर्म करने के लिए कुछ ब्रिक्स का यूज़ किया जाता है। और वो ब्रिक्स कैसी होती हैं, फायर रेजिस्टेंस। कैसी ब्रिक्स होती है, फायर रेजिस्टेंस। क्योंकि ये जो ब्लास्ट होती, ये फर्नेस होती है स्टूडेंट्स, इसका टेम्परेचर बहुत मैक्सिमम होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा होता है टेम्परेचर इसका। इसलिए इसके अंदर अगर सिंपली आप ब्रिक्स का यूज़ करोगे तो वो मेल्ट हो जाएंगी। तो इसमें फायर रेजिस्टेंस ब्रिक्स का यूज किया जाता है, स्टील से फॉर्म होती है। और ये जो फर्नेस होती है स्टूडेंट्स, ये अप्रॉक्सीमेटली 30 मीटर्स हाइट में होती है, यानी कि 30 मीटर हाइट की होती है। और इसका जो डायमीटर होता है वो 6 to 8 मीटर होता है। समझ आ रही है मेरी बात, यानी कि कितनी बड़ी हो गई है, 6 to 8 मीटर तो इसका डायमीटर हो गया, 6 से 8 मीटर का तो डायमीटर हो गया। और 30 मीटर ऊंची होती है। ठीक है ना, 30 मीटर्स की हाइट वाली होती है। और इसके ऊपर एक कोन अरेंज किया जाता है। इसका जो फेस होता है ना, वहाँ पर एक कोन अरेंज किया जाता है। और वो कोन अरेंज किया जाता है, वहाँ से चार्ज को इसके अंदर फिल किया जाता है, यानी कि चार्ज को इसके अंदर डालते हैं। चार्ज के अंदर ये जो आपके जितने भी जो भी ओर है, ओर के साथ और कुछ भी आप इसमें कार्बन वगैरह जो भी मिक्सड करोगे वो सब का सब मिलाकर उस कोन के अंदर से इस फर्नेस के अंदर डाला जाता है। और वो कोन इसलिए इसमें अरेंज किया जाता है ताकि इस फर्नेस के अंदर जो भी गैसेस वगैरह फॉर्म हो वो ऊपर फेस से ना निकलें। तो इन गैसेस को निकालने के लिए ना इसके फर्नेस पर बीच बीच में कुछ स्टेप्स बना दिए जाते हैं जहाँ से ये वेस्ट गैसेस आउट हो सकती हैं। ठीक है ना। मैं इसका फिगर भी आपको बनाऊंगा, लेकिन पहले थोड़ा सा आप सुन लो मेरी बात को। और ये जो फर्नेस होती है, इस फर्नेस का जो टेम्परेचर होता है स्टूडेंट्स, ये ऊपर तो कम होता है और नीचे ज़्यादा होता है। तो अप टू डाउन इसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है। ठीक है ना। तो चेक कर लेते हैं हम, ठीक है, कैसी होती है ब्लास्ट फर्नेस। तो देखो ब्लास्ट फर्नेस इज मेड अप ऑफ स्टील। ब्लास्ट furnace is made up
ऑफ स्टील। लाइंड किसकी बनी होती है? स्टील की बनी होती है। स्टील लाइंड इनसाइड विद फायर रेजिस्टेंस ब्रिक्स। इसके अंदर, यानी कि स्टील की बनी होती है, बाहर जो कवर होता है वो तो स्टील का लगा होता है, और इसके अंदर जो स्टूडेंट्स वो लगी होती हैं, ब्रिक्स लगी होती हैं, वो कैसी लगी होती है? फायर रेजिस्टेंस। ठीक है ना, जैसा कि मैं बोल रहा था आपको। इट इज सिलेंड्रिकली एंड लॉन्ग। ये कैसी होती है? सिलेंड्रिकली होती है और लंबी होती है। इट इज सिलेंड्रिकली एंड लॉन्ग। इसकी लेंथ मैंने आपको अभी बताई थी कितनी होती है। इट्स हाइट इज अप्रॉक्स 30 मीटर। हाइट कितनी है? 30 मीटर। बहुत होता है 30 मीटर। एंड डायमीटर इज अप्रॉक्स 6 to 8 मीटर। ठीक है ना, डायमीटर कैसा है? 6 to 8 मीटर। तो इसका फिगर बना देता हूं मैं आपको, है ना। तो देखो इसका फिगर कैसे होता है। चलो मैं यहाँ से बना, थोड़ा सा आप इसको नोट कर लो, एक बार इसको नोट कर लो, क्योंकि फिगर इसका मैं यहाँ से बनेगा, बड़ा बनेगा। चलो करो नोट इसको फटाफट से। फिर उसके बाद फाइनेंस के बारे में जो कुछ भी है ना, उसको मैं फिगर बनाने के बाद नोट करेंगे। ठीक है ना, पहले फिगर बना देते हैं। देखो फिगर कैसे बनाएंगे हम। ये कुछ इस तरह से होती है। ज़्यादा बड़ा आ जाएगा। समझ आ रहा है? फिगर को ध्यान से चेक कर लेंगे बच्चों। ऊपर से हमको एक कॉन फॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो फाइनेंस का कई बार क्या होता है एग्जाम में स्टूडेंट्स, फिगर ही फिगर पूछ लिया जाता है, तो आपको फिगर का बनाना आना चाहिए। ठीक है ना। थोड़ा सा बड़ा लेते हैं, तो यहाँ तक ले लेते हैं इसको। ये इसका कोन बनाते हैं। ऊपर फेस पर क्या बनाना है अपने को? कोन बनाना है। ठीक है ना। ठीक है, ढंग से देखना कौन किस तरह से फॉर्म करेंगे हम। यहाँ से इसको क्लोज कर दो आप। ठीक है, ऊपर से क्लोज करने के बाद, और चलो मैं इसको थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ।
ऊपर एक स्ट्रक्चर और फॉर्म कर देंगे। और ऊपर देखो चेक करके, कप और कोन इसका कंप्लीट हो जाएगा जब, इस तरह से बना देना ऊपर से। क्लियर है? यहाँ से आप इसके अंदर चार्ज को डालोगे, यानी कि जिसमें रोस्टेड रोस्टेड और होगा, कोक होगा, लाइमस्टोन इसके अंदर थोड़ा बहुत डालना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो अब देखो, चलो इसको डबल कर देते हैं लाइंस को। ठीक है भाई, क्लियर है? ये ऊपर का कोन यहाँ पर फॉर्म हो चुका है। कोन किस तरह से बनेगा, ठीक है ना। अब देखो नीचे आते हैं फर्नेस में। यहाँ से इसमें गैसेस वगैरह को निकलने के लिए कुछ जगह छोड़ी जाती है, इसको भी मैं डबल कर रहा हूँ क्योंकि इसमें फायर प्रूफ क्या लगी हुई हैं, ब्रिक्स लगी हुई हैं। ठीक है, अब नीचे वाला ही स्ट्रक्चर फॉर्म कर देते हैं। नीचे वाले स्ट्रक्चर को चेक करो, इसमें देखो इस तरह से नीचे से, ठीक है ना। अभी इसमें हमको पाइप्स और लगाने, कहाँ से लगाने वो मैं आपको चेक करके बता देता हूँ, ठीक है ना। तो देखो यहाँ से आप इसको थोड़ा सा अरेंज करोगे इस जगह से, तो यहाँ से तो मोल्टन मेटल आउट हो जाएगी, ठीक है ना। और एक पाइप आप लगा के ले जाओ यहाँ से, इस तरह की जो वो होती हैं, इसमें इम्प्योरिटीज़ वगैरह कोई रह जाती है वो यहाँ पे आ जाती हैं ऊपर, क्योंकि आपको मैंने बताया था ना कि जो स्लैग होता है वो स्लैग ऊपर तैरता है, हल्का होता है, तो स्लैग के लिए आप ये पाइप लगा दो, ठीक है। और यहाँ पर मोल्टन स्टेट में क्या फिल है, मेटल, ठीक है। इसके ऊपर इस तरह की एक स्ट्रक्चर बनती है, ये वाली, और इसके
साइड में से हॉट एयर को फ्लो करने के लिए पाइप्स यूज़ किए जाते हैं। यहाँ से इसमें हॉट एयर पास की जाती है। ठीक है ना, ये पाइप्स वगैरह। आगे एक घुंडीनुमा स्ट्रक्चर लगी होती है इसमें, इस तरह की। ये हॉट एयर के लिए हैं दोनों, ठीक है ना। इनको बोलते हैं हम बेटा क्या, ट्यूअर। यहाँ लिख देता हूँ मैं, हॉट एयर फ्रॉम, क्या बोलते हैं इनको, ट्यूअर। नाम ध्यान रखना, ट्यूअर। ठीक है। अब फर्नेस के मिडिल पोर्शन में चलते हैं। फर्नेस का जो मिडिल पोर्शन है वहाँ पर क्या होता है, ठीक है ना। तो देखो, आपको ये पता है यहाँ से आपका जो चार्ज है, यानी कि जो मेटल्स वगैरह हैं वो नीचे आएंगी, जो भी इसमें आपने डाला है वो सब नीचे आएगा, ठीक है ना। अब देखो, इसमें से ये नीचे तो आ सकता है, जो भी चार्ज आपने इसमें डाला है वो नीचे तो आ सकता है, लेकिन इसके अंदर से गैसेस ऊपर नहीं जा सकती ना। और गैसेस के लिए हमने कहाँ पर पाइप लगाया है, हॉट गैसेस के लिए यहाँ से लगाया है, ठीक है ना। तो वेस्ट गैसेस को निकाल दो यहाँ से। ये किसके लिए, वेस्ट गैस के लिए। और वेस्ट गैस कौन सी हो सकती हैं, CO2 हो सकती है, CO हो सकती है, N2 हो सकती है, या और अदर्स जो भी गैसेस इसके अंदर प्रेजेंट होंगी वो सारी की सारी यहाँ से निकल जाएंगी, ठीक है ना। अब इसका जो टेम्परेचर है स्टूडेंट्स, वो चेक कर लेते हैं। तो देखो, ऊपर 673 केल्विन, यहाँ पर 973 केल्विन, यहाँ पर 1273 केल्विन। तो नीचे आ रहे हैं ना, मैंने बोला था ना अप टू डाउन टेम्परेचर इंक्रीज होता है। और इसके नीचे आएंगे तो 1573 केल्विन, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा 17 केल्विन, क्योंकि आयरन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना वो बहुत हाई होता है, इसलिए यहाँ पर टेम्परेचर भी कैसा रखना होता है फर्नेस के अंदर, हायर रखना होता है, ठीक है ना। अब देखो स्टूडेंट्स, जहाँ पर टेम्परेचर कम है वहाँ पर तो क्या प्रोसेस होती है, तो ये फर्नेस का है रिडक्शन जोन, क्योंकि इसमें आप कोक को यूज़ करोगे ना, तो जो आपका मेटल ऑक्साइड है उसका रिडक्शन हो गया। रिडक्शन के बाद यहाँ से वो रिड्यूस होकर गैसेस वगैरह आउट हो जाएंगी, ठीक है ना। और इसके नीचे है सेंट्रल जोन, इसको क्या बोलेंगे हम, सेंट्रल जोन। और इसके नीचे हम क्या बोलेंगे, इसको फ्यूजन जोन। सेंट्रल जोन के नीचे क्या है, फ्यूजन जोन, फ्यूजन जोन। और इसके नीचे ये क्या है, कंबस्टन जोन। इसको क्या बोलोगे आप, कंबस्टन जोन, ठीक है ना। अब देखो फेस वाले पार्ट पे चलते हैं। चलो पहले आपको बता देते हैं, ऊपर तो लगी हुई है इसके स्टील की शील्ड, ये तो क्या है, स्टील शील्ड, ठीक है ना। और इस तरह से इसमें ये जो लगी हुई हैं, ऐसे स्ट्रक्चर बना दें इसमें हम, जो हमको शो करेंगे ब्रिक्स को, फायर प्रूफ ब्रिक्स को, ठीक है ना। तो इनको बोल सकते हैं हम फायर रेजिस्टेंस, मीन्स ब्रिक्स, फायर रेजिस्टेंस ब्रिक्स है ये, ठीक है ना। ये कंप्लीट पूरी फर्नेस में होती हैं।
अब देखो फेस पर बात करते हैं। ये क्या है? कप कोन अरेंजमेंट। ये कप कोन अरेंजमेंट क्यों नेसेसरी है, इस बात को मैं 2 बार बता चुका हूं बच्चों। जैसे चार्ज को आप इसके अंदर से डालोगे तो इसका रिडक्शन होगा, तो गैसेस जो होंगी ना स्टूडेंट्स, इसमें से ऊपर भागेंगी कि नहीं भागेंगी? ऊपर यहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे, लेकिन गैसेस को ऊपर नहीं जाने देना है, इसलिए यहाँ पर कप कोन अरेंजमेंट किया जाता है। कहाँ से निकलेंगी? फर्नेस से निकलेंगी गैसेस, ठीक है ना। और यहाँ से आपको क्या डालना है? चार्ज, ठीक है, चार्ज प्लस रोस्टेड ओवर। तो यहाँ पे नोट कर रहा हूँ मैं, चार्ज प्लस रोस्टेड और क्या डालोगे इसमें? कोक, ठीक है ना। और क्या डालोगे इसमें? कोक, और थोड़ा सा बहुत इसके अंदर डालोगे आप लाइमस्टोन। तभी तो मैंने बोला था ना, कार्बोनेट जो इम्प्योरिटीज है लाइमस्टोन के अंदर से आएंगी, कार्बोनेट लाइमस्टोन। ये चार्ज हो गया आपका, ये यहाँ से डालना है इसमें। यहाँ से डालोगे चार्ज को, फर्नेस का टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा, तो इसका जो टेम्परेचर होगा वो अप टू डाउन इंक्रीज होता है, तो ऊपर वाले चैम्बर में रिडक्शन का प्रोसेस हो जाएगा, इसलिए इस रोस्टेड ओर का रिडक्शन हो जाएगा, तो यहाँ से गैसेस वगैरह आउट हो जाएंगी, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो आपकी जो मेटल है वो मेटल मेल्ट होगी, ठीक है ना। मेटल क्या होगी? मेल्ट होगी। मेल्ट होने के बाद ये फर्नेस का बॉटम वाला पार्ट है, बॉटम में आकर वो मेटल आ जाएंगी। अब यहाँ पर कुछ आप इसके अंदर क्या मिलाते हो? अरे मिलाते हो कि नहीं मिलाते हो? कुछ स्लैग जो होते हैं वो यहाँ पर इसके अंदर मिलते हैं, और जो स्लैग होते हैं एसिडिक स्लैग हो सकते हैं, बेसिक स्लैग हो सकते हैं, वो क्या है कि इम्प्योरिटीज़ को इसके अंदर से रिमूव करते हैं। इम्प्योरिटीज़ के रिमूव करते हैं तो स्लैग जो होता है वो यहाँ पर कलेक्ट होता है। ये क्या है? लाइट एंड वेट होता है, तो मेटल की जो सरफेस होती है उस पर जाकर कलेक्ट हो जाता है, तो यहाँ से स्लैग आउट हो जाता है। और यहाँ पर ये आ रही है क्या? मोल्टन मेटल। यहाँ पे क्या आ रही है ये स्टूडेंट्स? मोल्टन मेटल, ठीक है ना। और इस साइड से यहाँ से कौन आउट हो जाएगा? स्लैग। क्लियर है? तो इसको बोलते हैं स्टूडेंट्स क्या हम? ब्लास्ट फर्नेस। ये फिगर किसका है? ब्लास्ट फर्नेस का, ठीक है, ब्लास्ट फर्नेस का ये। अब इस ब्लास्ट फर्नेस के अंदर आपने चार्ज, अब आप सोच रहे होंगे ना सर चार्ज क्या होता है, तो देखो चार्ज के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, मैं जिसको चार्ज बोल रहा हूँ, ठीक है ना। चार्ज का मतलब घान जो डालते हैं हम उसके अंदर, फर्नेस के अंदर जो चीज़ें कलेक्ट करके एक साथ मिक्सड करके जो उसके अंदर हमको डालनी है वो चार्ज होता है। चार्ज में आपने क्या लिखा है? देखो रोस्टेड ओर लिया है, रोस्टेड और कैल्सिनेटेड ओर कुछ भी हो सकता है, प्लस उसके अंदर थोड़ा सा आपको कोक मिलाया है, फिर उसमें थोड़ा सा क्या मिलाया है आपने? लाइमस्टोन, ठीक है ना। अब ये सारी चीज़ें मिलकर क्या कहलाएंगी? चार्ज। यही तो डालना है भाई हमको फर्नेस के अंदर। अब इस चार्ज को आप ऊपर से यहाँ पर इसमें डालोगे कप कोन अरेंजमेंट की हेल्प से। कप कोन अरेंजमेंट किसके लिए होता है? कि जो गैसेस यहाँ पर वेस्ट गैसेस जो यहाँ से रिलीज होती हैं वो इसके फेस में से यहाँ से वापस ना निकलें, इसलिए यहाँ पर कप कोन अरेंजमेंट होता है। क्योंकि ये वाला जो लगा हुआ है ना, ये आपसे, इससे आप समझिए, ये ऊपर से नीचे तो आने देगा, लेकिन नीचे से गैसेस इस पर प्रेशर डालेंगे तो इसके फेस को ये क्लोज कर देगा नहीं क्लोज। तो स्टूडेंट्स ये ब्लास्ट फर्नेस है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसका फिगर आपको बिल्कुल लर्न होना चाहिए। तो आप ब्लास्ट फर्नेस का और इसके जो ये जोन मैं आप बता रहा हूँ, रिडक्शन जोन, सेंट्रल जोन, फ्यूजन जोन, कंबस्टन जोन, ये 4 जोन्स हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि हर एक जोन में, डिफरेंट जोन्स के अंदर डिफरेंट केमिकल रिएक्शन अकर्स हैं। रिडक्शन जोन की केमिकल रिएक्शन अलग होती हैं, सेंट्रल जोन की अलग होती हैं,
फ्यूजन जोन की अलग होती हैं और कंबस्टन जोन की अलग होती हैं, ठीक है ना। डिफरेंट जोन्स हैव डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस। वो सारी केमिकल रिएक्शंस में आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन फर्स्ट में आप इस फिगर को ड्रॉ कीजिए और फिगर ड्रॉ करने के बाद ब्लास्ट फर्नेस के बारे में कुछ थोड़ा बहुत और है जो हमने इसको नीचे इसके नोट करना है। ब्लास्ट फर्नेस का थोड़ा सा पार्ट ही तो लिखा है हमने ऊपर, तो इस स्मेल्टिंग की जो प्रोसेस होती है यहीं पर ब्लास्ट फर्नेस को आपको नोट करा रहे हैं। तो ये स्मेल्टिंग की प्रोसेस हो सकता है थोड़ी सी आपको बड़ी लग जाए, लेकिन आप टेंशन मत करना क्योंकि ब्लास्ट फर्नेस को ऐड कर रहे हैं इसके साथ में ही हम, ठीक है ना। तो ब्लास्ट फर्नेस को सेपरेटली अलग से भी आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ओके बच्चों, तो आप इसे नोट कीजिए, ठीक है ना। अभी इसका जो पार्ट रिमेन्स है उसको मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, टेंशन नहीं करना है आपको लर्न हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसकी डिफरेंट टाइप की जो रिएक्शन है सभी जोन्स के अंदर वो भी आपको समझ आएंगी, वो सब के सब मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको, ठीक है ना। तो स्मेल्टिंग प्रोसेस के अंदर आपको रिएक्शंस को एक्सप्लेन करना है और सिर्फ ऊपर वाला जो सिस्टम है वो बताना है और नीचे से आपको मोल्टन मेटल को ऑब्टेन करना है, स्लैग को इसके अंदर से रिमूव करना है। ये प्रोसेस आपको यहाँ पर स्टडी करनी है। तो अब आप इसको नोट कीजिए, ठीक है ना। हम नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स इसकी जो रिमेन्स प्रोसेस है उसको एक्सप्लेन करेंगे। ओके।